इस बार वोट किसी नेता के लिए नहीं, जात के लिए नहीं, धर्म के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं। इस बार वोट सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए दीजिए। सिर्फ पैसे दे देने मात्र से अगर कोई चुनाव जीत जाता तो आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी ने 2.25 लाख करोड़ का उन्होंने दावा किया कि मैंने कैश ट्रांसफर किया है, तो कैसे चुनाव हार गए। बीजेपी बिहार में तब तक अपने पैर पे खड़ा नहीं हो सकती जब तक कि उनके पास अपना कोई चेहरा ना हो। बीजेपी अपने दम पर यहाँ 60-70 सीट पार कर जाए ये भी संभव नहीं है। वापस आकर मैंने 2022 से यहाँ अपना वोटर आईडी बना लिया। अब इलेक्शन कमीशन उसको डिलीट करता नहीं है और फिर कहेगा कि इनका डबल एंट्री है, ट्रिपल एंट्री है। Hello and welcome to Mint, Hindustan Times and Live Hindustan. We are in Bihar where elections are scheduled in two phases on November 6 and November 11. Apart from the two dominated parties and other national parties, one party that is creating a buzz across Bihar is Jan Swaraj Party. Today we have with us the founder of Jan Swaraj Party, Prashant Kishore. Welcome Prashant Kishore ji, thank you. प्रशांत जी, हम माधेपुरा में हैं तो कहा जाता है, ये कहावत है, रोम अगर पोप का है माधेपुरा गोप का है। तो you know बिहार मोर देन एनीबडी एल्स। बिहार में जाति की राजनीति, कास्ट की राजनीति बहुत चलती है, बट आपकी पार्टी एक ऑल्टरनेटिव लेके आती है, एक प्रैग्मेटिज्म, एक प्रैक्टिकलिटी, एक एस्पिरेशन की बात करती है। आप रोड पे घूम रहे हैं, चल रहे हैं, क्या रुझान है, क्या आपको सपोर्ट मिल रहा है? देखिए, रुझान और परिणाम तो लोगों को 15 दिनों में दिखेंगे, लेकिन आपको ऑलरेडी जन स्वराज का जो असर है वो बिहार की राजनीतिक चर्चा और राजनीति करने का जो तरीका है उसमें दिख रहा है। राजद जैसा दल जिसने जाति को छोड़कर आज तक कोई दूसरी राजनीति नहीं की, वो लोग रोजगार की बात कर रहे हैं, वो लोग विकास की बात कर रहे हैं। भाजपा जैसा दल जो कि यहाँ सिर्फ हिंदू मुसलमान और एक दूसरे से को बांटने डराने की राजनीति करते हैं, वो लोग भी अब पलायन की बात कर रहे हैं। तो जो राजनीतिक डिस्कोर्स है वो ऑलरेडी आपको, अगर आपने पहले बिहार में इलेक्शन कवर किए होंगे तो उससे बिल्कुल उलट दिख रहा है। और उसकी वजह प्रशांत किशोर नहीं है, उसकी वजह एक विकल्प है जनता के सामने जिसका नाम जन स्वराज है। क्योंकि पिछले 30-35 सालों से बिहार में एक बहुत बड़ा वर्ग लालू जी के डर से नीतीश भाजपा को वोट करता है और भाजपा के डर से लालू जी को वोट करता है। अब उन सब के पास एक विकल्प है, जन स्वराज का विकल्प। अगर आप मुसलमान हैं और आपको भाजपा से डर लगता है, लालू पसंद नहीं है लेकिन भाजपा से डर लगता है, आपको मजबूरी में जाकर लालू जी या उनके गठबंधन को वोट देना पड़ता है, तो अब आपके पास विकल्प है, आप जन स्वराज को वोट दे सकते हैं। अगर आप उस वर्ग से आते हैं जिसको कि किसी भी हालत में लालू जी का जंगल राज वापस नहीं लाना है और आप भाजपा और जदयू के विधायक और उनके कार्यशैली से, उनके भ्रष्टाचार से भी परेशान हैं, तो आपके पास विकल्प है जन स्वराज का, आप जन स्वराज के उम्मीदवार को वोट दे सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात जो जन स्वराज ने की है, बिहार के 30 वर्ष की जो राजनीतिक बंधुआ मजदूरी रही है, जहां लालू के डर से नीतीश भाजपा और भाजपा के डर से लालू को वोट देना मजबूरी बन गई है, उस राजनीतिक बंधुआ मजदूरी को जन स्वराज ने खत्म कर दिया। अब अगर लोगों ने इस बात को समझकर वोट 6 तारीख को और 11 तारीख को लोगों ने किया, स्कूल के बस्ते छाप का बटन दबाया, लोगों ने अपने बच्चों के लिए, उनके पढ़ाई रोजगार के लिए वोट किया, तो बिहार में आपको एक नया राजनीतिक इतिहास लिखा जाता हुआ दिखेगा। और 14 तारीख को एक बड़ी घटना, राजनीतिक घटना आपको इंडिया के स्तर पर देखने को मिलेगी। प्रशांत जी, आप पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट रहे हैं, आप अब मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आ गए, आप हमेशा एक मैसेज की बात करते हैं, और बिहार में क्या सीक्रेट सॉस है, वो मैसेज क्या है जो आप? एक ही मैसेज है। पिछले 3 साल से एक ही मैसेज, एक ही बात कही जा रही है कि आपने जाति के लिए वोट दिया, आपको जाति का प्रभाव दिखने लगा। आपने मंदिर मस्जिद के लिए वोट दिया, अयोध्या में मंदिर बनाने के लिए वोट दिया, मंदिर बन गया। आपने 5 किलो अनाज के लिए वोट दिया, तो इसी भ्रष्ट बिहार सरकार की व्यवस्था में आपको 4 किलो अनाज मिलने लगा। आपने बिजली के लिए वोट दिया, तो इसी बिहार में घर घर बिजली आ गई। आपने सड़कों के लिए वोट दिया, सड़कों में सुधार हो गया। आपने सिलेंडर के लिए वोट दिया, घर घर सिलेंडर बट गया। आपने गुजरात के विकास के लिए वोट दिया, तो गुजरात में विकास तेजी से होने लगा। एक बार आप अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दीजिए, क्योंकि यही वो विषय है जो कि बिहार की तकदीर को बदल सकता है। जब तक आपके बच्चे पढ़ेंगे नहीं, जब तक आपके बच्चों के लिए बिहार में रोजगार नहीं होगा, तब तक बिहार की स्थिति और आपकी स्थिति नहीं सुधरेगी। एक ही मैसेज है, इस बार वोट किसी नेता के लिए नहीं, जात के लिए नहीं, धर्म के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं। इस बार वोट सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए दीजिए, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए दीजिए। प्रशांत जी, आपकी लड़ाई डोमिनेटेड दलों से है, एक गठबंधन है एनडीए का, एक महागठबंधन है अपोजिशन का, तेजस्वी यादव सीएम फेस है, बीजेपी में मोदी लीड कर रहे हैं, नीतीश कुमार सीएम रह चुके 20 साल। तो आप बड़े ही डोमिनेंट फोर्सेस के साथ लड़ रहे हैं,
तो आपको क्या लग रहा है? नहीं, आइए, आप जिसको डोमिनेंट फोर्स बता रहे हैं उनका कोई डोमिनेंस नहीं है, उनका डोमिनेंस नहीं, लड़ाई उससे नहीं है, लड़ाई उस होपलेसनेस से है जो पिछले 30 साल की व्यवस्था ने बिहार के लोगों के मन में बैठा दिया है। वो होपलेसनेस इस बात का कि बिहार में कुछ नहीं हो सकता है। जिस राज्य को बड़े बड़े दल और नेताओं ने न सुधार पाने वाला मानकर छोड़ दिया है इसके हाल पर कि भाई इससे अच्छा तो बिहार में कुछ नहीं हो सकता है, वहां पर आप लोगों की स्थिति समझिए। 30 साल से लोगों ने हर प्रयास करके देख लिया, कुछ सुधार नहीं हुआ। तो लोगों का जो होपलेसनेस है, उनको सही बात, सही रास्ता अगर दिख भी रहा है तो उनको विश्वास ही नहीं हो रहा है कि भाई ये भी रास्ता है जिस पर चलकर वो बिहार भी तरक्की के रास्ते पर आ सकता है। तो लड़ाई उस होपलेसनेस से है, एंड दैट इज वाई ऐसे कि पीपल हैव टू टेक ए लीप ऑफ फेथ कि नहीं, हमारे जीवन में भी सुधार हो सकता है, बिहार भी कई अन्य राज्यों की तरह तरक्की के रास्ते पर आ सकता है। अगर उस होपलेसनेस से लोग निकल गए तो बिहार में आपको क्रांति होती दिखेगी, नई व्यवस्था बनती दिखेगी। जो इनकम्बेंट्स है वो चुनाव आते ही 10,000 रुपये देते हैं महिलाओं को, जो अपोजिशन है वो बहुत सारे जॉब्स को लेके वादे करते हैं और पैसा देने की बात कर रहे हैं। जनसुराज को ऐसे कंपटीशन में, इस तरह के कंपटीशन में कहाँ दिखते? हम लोग इस झूठ के कंपटीशन का हिस्सा नहीं बनना चाहते। देखिए, जो अभी की सरकार है उसने करीब 1.25 करोड़ या 1.5 करोड़ महिलाओं को 10,000 रुपये दिया। ये सीधे सीधे भ्रष्टाचार है, ब्राइबरी है। आप 5 वर्ष लोगों के से आपने पैसे वसूले, भ्रष्टाचार किया, उनसे राशन कार्ड में पैसा लिया, उनसे घर बनाने में पैसा लिया, उनसे ज़मीन का पैसा लिया, मतलब थाने में पैसा लिया, हर तरह का भ्रष्टाचार किया, और चुनाव के ठीक पहले सरकारी खजाने से, जनता के ही पैसे में से 10-10 हज़ार रुपये उनको दे दिया। इसका क्या असर होगा? लोग बता रहे बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, इसी से चुनाव जीता जा सकता है। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा हो रहा है, क्योंकि पहली बात कि जिनको आपने पैसा दिया वो भी ये समझ रहा है कि भैया ये चुनाव के पहले पैसा दिए हैं, अगर गलती से भी इनको आपने वोट दे दिया तो अगले 5 साल तक इनकी व्यवस्था, भ्रष्ट व्यवस्था में ही आपको रहना पड़ेगा, जहां आपके बच्चों के लिए रोजगार, पढ़ाई नहीं होगी। दूसरी बात कि बिहार में 6.5 करोड़ महिलाएं, अगर उसमें 4-4.5 करोड़ महिलाएं जो वोटर हैं उनको भी आप देख लें तो 1.25 करोड़ लोगों को पैसा मिला है। बाकी की जो 3 करोड़ का नहीं मिला, अदरवाइज जो वोट देता वो भी अब गुस्सा के कह रहा है कि भैया ये तो खाली कुछ लोगों को पैसा दे रहे, तो हम काहे इनको वोट देंगे, हम भी इनको वोट नहीं देंगे। तो इसका एक दूसरा पहलू भी है जो लोग उतना नहीं देख रहे हैं। 1.5 करोड़ लोगों को पैसा मिला, और एक बार को बहस के लिए मान लें कि उनको पैसा मिला, वो लालच में आके वोट दे भी देंगे, तो 3 करोड़ लोगों को पैसा नहीं मिला ना, वो क्या करेंगे? वो तो इनके विरोध में वोट करेंगे। तो सिर्फ पैसे दे देने मात्र से अगर कोई चुनाव जीत जाता, तो आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी ने 2.25 लाख करोड़ का उन्होंने दावा किया कि मैंने कैश ट्रांसफर किया है, तो कैसे चुनाव हार गए? जनता इतनी बेवकूफ नहीं जितना लोग समझते हैं। लोग, आप पैसा देंगे तो लोग ये तो कहेंगे नहीं हम पैसा नहीं लेंगे। लोगों ने पैसा ले लिया, उससे इतना ही हुआ है जरूर सरकार को कि जो नीचे बहुत ज्यादा गुस्सा था, लोग डंडा लेके दौड़ा रहे थे, अभी दौड़ा तो अभी भी रहे। अब हर दूसरे तीसरे दिन आपके पास घटना सुनने को मिल रही है जहाँ एनडीए के विधायकों को, इनकम्बेंट विधायक को लोग दौड़ा रहे हैं, पकड़ रहे हैं, बंधक बना रहे हैं, गाली दे रहे हैं। लेकिन वो 10,000 जाने से थोड़ी संख्या ऐसे लोगों की हो गई जो कि आपको गाली नहीं दे रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको वोट दे देगा। अच्छा, एक पार्टी जो उभर रही है बिहार में, हालांकि कभी जीती नहीं, वो बीजेपी है। पिछली बार 19% वोट आया, सेकंड लार्जेस्ट पार्टी, लगभग जेडीयू से ज़्यादा वोट आया। इस बार बराबर सीट लड़ रही है। तो बीजेपी अंडर मोदीज लीडरशिप, यू हैव वर्कड विद मोदी, यू हैव डन हिज कैंपेन, क्या लगता है आपको बीजेपी बिहार में तब तक अपने पैर पे खड़ा नहीं हो सकती जब तक कि उनके पास अपना कोई चेहरा ना हो। बिहार में उनका कोई चेहरा ही नहीं है। बीजेपी 2014-15 से लगातार ये कोशिश कर रही है कि बिहार में उनकी ताकत बढ़े। ये कोई पहली बार नहीं कोशिश कर रहे हैं। 2014 में लोकसभा चुनाव में जीतने के बाद 2015 में कुछ छोटे दलों के साथ गठबंधन बनाकर पूरा बिहार लड़ने का कोशिश बीजेपी ने करी थी। 150 से ज़्यादा सीट भी लड़े थे, लेकिन 54-55 पे सिमट गए। उसके बाद उनको ये एहसास हुआ कि किसी के साथ ही, नीतीश के साथ ही चलना है। बीजेपी अपने दम पर यहाँ 60-70 सीट पार कर जाए ये भी संभव नहीं है। उसके बाद अब जिसके साथ भी उन्होंने गठबंधन बनाया है 100 सीट लड़ रहे हैं। देश की इतनी बड़ी पार्टी, अपने आप को विश्व का सबसे बड़ा पार्टी बताने वाले लोग, मोदी, साथ, इतनी भी तरह की आप बात लोग कर लें, उनकी इतनी भी ताकत नहीं है कि वो बिहार में 943 सीट लड़े। जीतना और सरकार बनाना तो अलग है। तो अगर आप 100 ही लड़ ही रहे हैं तो किसी भी हालत में बीजेपी अपने दम पर तो बिहार नहीं जीत रही है। जीतने के लिए 120 सीट चाहिए, आप तो लड़ ही रहे हैं 100। तो इसका मतलब है कि अगर आप
आपको जनता वोट गलती से दे भी दे तो फिर वही खिचड़ी बनाइएगा और जो व्यवस्था अभी चल रही है यही व्यवस्था चलती रहेगी और कोई उसमें सुधार नहीं होगा। लोगों को जो बदलाव चाहते हैं उनको भारी डिसअपॉइंटमेंट होगा, क्योंकि मेरा अपना मानना है कि बिहार में 60% से ज़्यादा लोग बदलाव चाहते हैं। और अगर बदलाव आप चाहते हैं और फिर जाकर भाजपा को या नीतीश को वोट देंगे या उनके सहयोगी दलों को वोट देंगे तो बदलाव तो होगा नहीं। फिर अभी जो व्यवस्था चल रही है यही चलती रहेगी। यही बात हम लोगों को बता रहे हैं। जनसुराज का चेहरा जो मैं खुद रोड पे चला हूँ, आपको फॉलो भी किया, आपकी रैली जोकी घाट में देखी, कोचा धामन में देखी, मैं कल सुपौल में भी था, तो लोग प्रशांत किशोर को जानते हैं। प्रशांत किशोर एक चेहरा है, चेहरे की बात हम कर रहे हैं। लेकिन आपके जो कैंडिडेट्स हैं मोस्ट ऑफ देम आर फर्स्ट टाइमर्स, यस, प्रोफेशनली स्ट्रांग बट नॉट सो स्ट्रांग पॉलिटिकली। तो इस लड़ाई को कैसे लेते हैं? पॉलिटिकली स्ट्रांग आप किसको कहते हैं? जो यहाँ पर बालू माफिया है, जो यहाँ पर ठेकेदारी करता है, जो यहाँ पर लूटमार करता है, जो नीचे का जो तंत्र है जिसने इस पूरे तंत्र को भ्रष्ट बनाया है, वही दूसरे दलों का चेहरा है और वो आपको मजबूत दिख सकता है। लेकिन जनसुराज उसी को तो बदलने का नाम है। अगर हम भी उसी तरह के बालू माफिया, शराब माफिया विधायकों के लड़कों को या उन लोगों को टिकट देते जिन लोगों के माँ बाप यहाँ पर पिछले 20 साल 30 साल से राजनीति कर रहे हैं, तो पत्रकारों को पेपर पे वो ज़्यादा मजबूत लोग दिखते हैं। लेकिन उसके उलट हम लोगों ने उनको टिकट दिया है जिन्होंने समाज में काम किया है, जिनकी अपनी पहचान है, जो स्थानीय हैं। वो संभव है कि बहुत बड़े राजनेता न हो, लेकिन समाज को कुछ देने वाले लोग हैं। जो हम लोगों ने वादा किया था कि 200 से ज़्यादा लोग ऐसे लोग होंगे जो जीवन में पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए आपको वो दिख सकता है कि वो इतना ताकत से लड़ते हुए दिखेंगे नहीं, लेकिन लड़ रहे हैं बहुत ताकत से। अगर केसी सिन्हा चुनाव लड़ रहे हैं तो संभव है कि वहाँ पर अगर कोई नेता लड़ता उतनी मजबूती या उतने स्ट्रक्चर्ड तरीके से वो लड़ते हुए आपको ना दिखें। लेकिन केसी सिन्हा ने हजारों बच्चों का जीवन पढ़ाकर सुधारा है, उन्होंने लूटा नहीं है। अगर वो कल आपके प्रतिनिधि बनेंगे तो कुम्हरार में आपकी स्थिति, पटना में आपके पास एक अच्छा चेहरा होगा। अगर आर.के. मिश्रा जीत कर आते हैं दरभंगा में, तो दरभंगा में वो आदमी की छवि है कि सबसे ईमानदार अफसर के तौर पर वहाँ उन्होंने काम किया, आईपीएस अफसर के तौर पर। तो वहाँ पर जो उनकी लड़ाई किसी सराहोगी से है, जो वहाँ पर जिनके बारे में कहते हैं कि ये सबसे बड़े भूमाफिया है, तो भाई अगर आप भूमाफिया के सामने एक ईमानदार आईपीएस अफसर को जिताओगे तो कल आपका जमीन कोई कब्जा नहीं करेगा। और अगर आप गलती करेंगे फिर भूमाफिया को जिताइएगा कि भाई बहुत पैसा खर्चा कर रहे हैं, बड़ा मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, तो फिर तैयार रहिए, को जीत कर आएगा तो आपको फिर खाएगा, आपके बच्चों का भविष्य खाएगा। अच्छा, बिहार में चुनाव से पहले एक मुद्दा बन गया था स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक्सरसाइज इलेक्शन कमीशन। कल ही एक खबर आ गई कि आप 2 जगह वोटर हैं, बंगाल में भी और यहाँ। ये दिखाता है कि एसआईआर जैसी एक्सरसाइज प्योर पॉलिटिकल है। और जो उस पर चर्चा हुई, मैं यहाँ पर वोटर हूँ 2019 से, अपने गांव में रजिस्टर्ड हूँ, करघर विधानसभा क्षेत्र का मैं मतदाता हूँ। 2 साल में जब बंगाल में था तो स्वाभाविक है, ये प्रक्रिया है देश की कि आपने वहाँ पर रजिस्टर कराया। वापस आकर मैंने 2022 से यहाँ अपना वोटर आईडी बना लिया। अब इलेक्शन कमीशन उसको डिलीट करता नहीं है और फिर कहेगा कि इनका डबल एंट्री है, ट्रिपल एंट्री है। भाई ये तो राजनीतिक शगुफाबाजी आप कर रहे हैं। मैं करघर विधानसभा क्षेत्र में एपिक नंबर मेरा आप डाउनलोड करके देख लीजिए कि मैं करघर विधानसभा कुनार अपने गांव से, घर से मैं हूँ कि नहीं वोटर। कलकत्ता में कभी था। तो अगर आप एसआईआर कर रहे हैं तो वहाँ नाम डिलीट करना आपका काम है। मेरा आखिरी 2 सवाल है, मैं क्लब करूंगा। एक फैक्टर सीमांचल में ओवैसी है, आपने उस पर बोला है, सभाओं में बोला है आपने ओवैसी को अपना दोस्त बोला, उसको सलाह दिया आपने कि हैदराबाद के किले में रहे। और एक फैक्टर, राहुल गांधी आज रैली कर रहे हैं। 2 पर्सनैलिटीज के। ऐसा है, ओवैसी साहब बिहार में सीमांचल में उनको पिछली बार कुछ सफलता मिली, 5 सीट, लेकिन सीमांचल की उन्होंने राजनीति नहीं की। जिन मुसलमानों की स्थिति की का हवाला देकर वो सीमांचल आए थे, वोट लिया था, ऐसा नहीं कि उन्होंने 5 वर्ष में कुछ सीमांचल के मुसलमानों के लिए, समाज के लिए कुछ किया हो। तो सिर्फ चुनाव दर चुनाव अगर आप आएंगे तो आपकी विश्वसनीयता पर प्रश्न लगेगा ही। सिर्फ चुनाव लड़ना ही राजनीतिक दलों का काम नहीं है। राजनीति जो है वो सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं है। तो ओवैसी साहब उस नज़रिए से सिर्फ चुनाव की राजनीति करते हैं। वो धीरे धीरे पब्लिक उसको समझ जाएगी कि भाई ये आते हैं, सिर्फ चुनाव लड़ते हैं, फिर चले जाते हैं। तो उसका फायदा, उसका असर आपको इस बार सीमांचल में दिखेगा। पिछली बार जितने सीमांचल में उनको वोट आए थे वो भी इस बार नहीं आना है। रह गई बात राहुल गांधी कांग्रेस की, तो मैंने पहले भी कहा है, अभी भी दोहरा रहा हूँ कि कांग्रेस देश की बड़ी पार्टी है। राहुल गांधी देश में विपक्ष के नेता हैं। लेकिन जहाँ तक बिहार का संबंध है, बिहार में कांग्रेस राजद का पिछलग्गू दल है।
यहाँ पर नेतृत्व राजद का है, तेजस्वी यादव लालू यादव का है, राहुल गांधी का उसमें सहयोगी की भूमिका हो सकती है। कल इन्होंने अपना मैनिफेस्टो जारी किया, उसमें कांग्रेस का कोई बड़ा नेता है नहीं। तो राहुल गांधी अगर बिहार में आकर लोगों से वादा कर रहे हैं, पवन खेरा राहुल गांधी अगर लोगों से वादा कर रहे हैं कि हम बिहार में बेहतर व्यवस्था बनाएंगे, तब तो आप मैनिफेस्टो रिलीज में भी शामिल नहीं थे। आपको तो वो भी आप ये कहने की स्थिति में नहीं है कि जो बात गठबंधन के तौर पर, जिसमें सिर्फ एक तेजस्वी यादव का चेहरा है, कि जो वादे तेजस्वी यादव कर रहे हैं, जो सब्जबाग दिखा रहे हैं, जो लोगों को भ्रम में डालने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर आज तक राहुल गांधी जरा विश्वास से बताए कि क्या यह संभव है कि बिहार में हर घर से नौकरी दे दिया जाए। राहुल गांधी अगर ये कहते हैं देश के विपक्ष के नेता होने के नाते कि कोई ऐसा इकोनॉमिक मॉडल है जहां की हर परिवार से एक आदमी को सरकारी नौकरी दे दी जाए, मतलब बिहार अकेले में 3.5 करोड़ नौकरी दे दी जाए, तो राहुल गांधी को आकर स्पष्ट करना चाहिए आज सभाओं में। राहुल गांधी अगर ये कहते हैं कि हर महिला को 2,500 रुपया दिया जा सकता है बिहार में, तो उनको ये बताना चाहिए कि भाई वो 1.5 लाख करोड़ रुपया कहाँ से आएगा। और अगर ऐसा है तो ये दोनों इतनी बड़ी योजना कर्नाटक में और तेलंगाना में जहाँ कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पर लागू क्यों नहीं की जा रही है। अच्छा, आखिरी सवाल जनसुराज पे ही। मैं लोगों से बात कर रहा था, आज भी मैंने माधेपुरा में बात की। लोग प्रशांत किशोर और जनसुराज के बारे में बोल रहे हैं कि हल्ला बहुत है, सरकार नहीं बनाएंगे। आपका खुद का असेसमेंट क्या है? देखिए, लोग कह रहे हल्ला बहुत है, अभी तक तो लोग ये कह रहे थे इनको कोई जानता ही नहीं है। बिल्कुल, लोग तो ये कह रहे थे बिहार में कुछ हो ही नहीं सकता है। तो हल्ला कौन कर रहा है? हल्ला अकेले प्रशांत किशोर तो नहीं कर रहे हैं, हल्ला समाज में ही हो रहा है, समाज के लोग कर रहे हैं। तो जो लोग हल्ला कर रहे हैं उन्हीं को वोट देना है। अब उनको तय करना है कि वो सिर्फ हल्ला करेंगे या फिर जाकर वोट भी देंगे। अगर वोट देंगे तो जो बात कही गई है 14 तारीख के बाद बिहार में व्यवस्था बदलेगी, आपके बच्चों को पलायन नहीं करना पड़ेगा। अगर आप हल्ला करके शांत हो जाएंगे, वोट नहीं देंगे, तो ठीक बात है, तब सरकार नहीं बनेगी और उसके बाद 5 वर्ष आप नीतीश और भाजपा की सरकार में रहिए और जो व्यवस्था चल रही है इसी में बने रहिए।